हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमवी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 7 जीएस पोर्शन। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया गया है Na2SO4 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी दिया गया है NaHCO3 और Na2CO3 इंटू 10H2O या CaOH का होल ट्वाइस। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी Na2CO3 इंटू 10H2O। मित्रों, वॉशिंग सोडा जो है मुख्यतः सोडियम कार्बोनेट है और ये कार्बोनेट एसिड है जो जल में घुलनशील है। सोडियम साल्ट है और वॉशिंग सोडा का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है Na2 अर्थात ये Na2CO3 इंटू 10H2O। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए और कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आबंधों के साथ अभिक्रिया करके अपमार्जक का कार्य करते हैं के योग्य इनको बनाते हैं। तो ये हमारा जो धोने का सोडा है इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 अर्थात Na2CO3 इंटू 10H2O। ये सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 102। 102 में दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। तो गैलिक अम्ल है या फ्रिकिक अम्ल है या साल्फिक्रिक अम्ल है या म्यूरेटिक अम्ल है अथवा क्लोरिक अम्ल है। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा म्यूरेटिक अम्ल है अर्थात म्यूरेटिक एसिड है। और रॉक साल्ट और ग्रीन विट्रियोल से प्राप्त होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिड्स या सालिस जिसको म्यूरेटिक एसिड और रिपेटिस साल्ट कहा जाता है और बाद में ये रासायनिक पदार्थ के रूप में कॉमन साल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त किया जाने वाला होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्राकृतिक रूप से गैस्ट्रिक एसिड में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 103। 103 देखते हैं। दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है या पश्चिम बंगाल में स्थित है, सिक्किम में स्थित है अथवा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो मित्रों, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 104। 104 देखते हैं। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यानी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, मेघालय में है अथवा हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये उत्तराखंड में स्थित है अर्थात जो भारत का जीवमंडल है वो रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को वो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी के नेशनल पार्क का जो है जीवमंडल रिजर्व है और उत्तराखंड में ये नंदा देवी की चोटी के चारों ओर स्थित है। मित्रों, इसकी स्थापना जो 1982 में हुई थी और इसके निकट जो है वैली ऑफ फ्लावर्स जिनको कहा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की स्थापना की गई और यूनेस्को द्वारा इन्हें 1988 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 105। 105 देख लेते हैं। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है या सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है या मकर संक्रांति के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको तो पहले काट दीजिए, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस। अब बाकी बचता है श्रम दिवस और सेना दिवस। तो श्रम दिवस ये अलग है, ये सेना दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेना दिवस जो है 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 106। और मित्रों, भारत की सेना जो है ये प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाई जाती है और ये 1949 में लेफ्टिनेंट जनरल बाद में इनको फील्ड मार्शल अर्थात में करियप्पा के भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ बनने की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस ब्यूचर से कमांडर इन चीफ का पद धारण किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है 106। 106 देख लेते हैं। मित्रों, 106 में दिया है किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
तो कैसे रोका जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। तो परिरेखा हल चालान द्वारा रोका जा सकता है, या खेत की खाद का प्रयोग करके रोका जा सकता है, ये खेत नहीं खेत होगा। पेड़ लगाकर अथवा वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, या फसल आवर्तन के द्वारा रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है पेड़ लगाकर या वनारोपण के द्वारा इसको रोका जा सकता है। और मरुस्थलीय पर रोक लगाई जा सकती है। पेड़ और पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा को बांध लेते हैं और मृदा का अपरदन होने नहीं देते हैं। अर्थात शुष्क कृषि प्रथा जो है पशुपालन है, और चारे और ईंधन के लिए पौधे लगाकर भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 107। दोस्तों 107 देख लेते हैं। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, वो बरौनी में की गई थी, या विशाखापट्टनम में की गई थी, अथवा डिगबोई में की गई थी, या मुंबई में की गई थी। तो मित्रों इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई में की गई थी। डिगबोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है डिगबोई। ये तेल परिशोधन संयंत्र है, और न केवल भारत में बल्कि एशिया में भी सबसे पुराना तेल संयंत्र अर्थात ऑयल रिफाइनरी जिसको कहते हैं, भारत में पहला वाणिज्यिक तेल संयंत्र यानी संयंत्र नंबर 1 सफलतापूर्वक दिसंबर 1889 में स्थापित की गई। और भारत में पहला आधुनिक तेल संयंत्र असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा दिसंबर 1901 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 108 प्रश्न देखते हैं। मित्रों 108 प्रश्न है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, KR है, आर्गन है, हीलियम है अथवा नियान है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो Ne अर्थात नियान है। और निर्जीव गैस का प्रयोग जो है बत्तियों और विज्ञापन पट्टों और चमकदार बनाने में किए जाते हैं। अधिक दूरी में भी नियॉन और उत्सर्जन प्रकाश देखा जा सकता है। नियॉन प्रकाश में धुंध और कोहरे को भेजने की क्षमता भी अधिक होती है। अर्थात जलयान, नौका और विमान का पथ निर्देशन है सुरक्षा के लिए बीकन लाइट भी नियान गैस का प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 109 देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देख लेते हैं क्या नाम है। ऑप्शन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड अथवा सोडियम नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 110 में दिया है भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले के मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? मिर्च है, सूखी लाल मिर्च है, हल्दी है या इलायची है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूखी लाल मिर्ची। मित्रों सूखी लाल मिर्ची की बात की जाए तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान निर्यात में किए गए मसालों में मिर्च प्रथम स्थान पर रहा है। और निर्यात की गई जीरे का कुल जो प्रतिशत है 1,60,000 और 6 लाख, और काली मिर्च का मूल्य जो है 94,000 और 2.34 लाख था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 111 देखते हैं। मित्रों 111 देख लेते हैं। 111 में दिया गया है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1967 में किया गया था, 1968 में किया गया था या 69 में किया गया था? अर्थात 67, 68 और 69 ये लाइन से लगे हुए हैं, जबकि 71 जो है ये 70 के बाद आता है। तो फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 112 देखते हैं। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, अथवा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किए जा सकते हैं, या भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार। 1 रुपये के नोट जो है जारी किए जाते हैं वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विभिन्न मूल्य के बैंक नोटों अर्थात 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये और 5000 और 10,000 को जारी करने का अधिकार है। बल्कि 1 रुपये 1 के नोट को छापने
और जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार को, उसके अलावा सभी मूल्यों और सिक्कों की टकसाल पर भी भारत सरकार का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 113 देख लेते हैं। 113 में दिया है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी जो है शतवार्षिकी को संबोधित करता है? क्या महात्मा गांधी को करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करता है, या भारत का स्वतंत्रता दिवस है, युद्ध है, या जवाहरलाल नेहरू है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अर्थात शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम जो है किसकी शताब्दी पे संबोधित करता है? तो वो जवाहरलाल नेहरू के उससे संबोधित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 114 देख लेते हैं। निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल है और जो है खरीफ की फसल है। इसमें बताना है निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है। इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अर्थात चावल हो जाएगा। और रबी से तात्पर्य कृषि फसलों से है जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं और बसंत ऋतु में काट ली जाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों और जौ, अलसी इत्यादि रबी फसल के उदाहरण में शामिल हैं। इसमें एक खरीफ फसल है जो दक्षिण एशिया में वर्षा ऋतु के दौरान पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। 115 में दिया गया है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH नंबर 1 से, NH नंबर 2 से, NH नंबर 9 से, या NH नंबर 6 से? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। कोलकाता और दिल्ली जो है NH नंबर 2 से जुड़े हुए हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं, इसमें दो होता है, एक NH होता है, एक स्टेट हाईवे होता है। तो NH होता है और SH होता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 2 जो है NH2, इस राजमार्ग को सामान्यतः दिल्ली और कोलकाता रोड के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये राजमार्ग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों से होकर गुजरता है। और भारत में ये राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH9 और राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 के साथ मिलकर ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड के एक बड़े भाग का निर्माण करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 116 देख लेते हैं। मित्रों 116 की बात की जाए तो भारत का सबसे सूखा जो भाग है वो कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ये होगा, पश्चिम राजस्थान। भारत की पश्चिमी राजस्थान सबसे सूखा क्षेत्र है और पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे सूखा जो है क्षेत्र है, जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से अत्यधिक दूरी और अत्यधिक दबाव वाले उपोष्ण क्षेत्र को अवस्थित होने का कारण यहाँ वर्षा कम होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 117 की बात की जाए मित्रों, मुंबई हाई किससे संबंधित है? यानी मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है, मकबरा से संबंधित है, या जूट यानी कि पटसन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। और बॉम्बे हाई को मुंबई हाई के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंबई समुद्र तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक तेल क्षेत्र जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी जिसको कहते हैं ONGC द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। 118 की बात की जाए तो भारत की दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1955 में शुरू की गई थी, या 1956 में की गई थी, 1957 में, अथवा 1958 में की गई थी? तो इसका जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1957 में की गई थी। भारत की दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है 1957 में की गई थी। और ये भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1957 को रुपया आना और पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया। 1957 और 1964 के बीच में ढाले गए सिक्कों के अंतर के लिए नया पैसा यानी न्यू पैसा का शब्द जो है वो प्रचलन में आया, उसका प्रयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 119 की बात की जाए
तो दिया है निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? हीरा का है, टेलीविजन का है, कंप्यूटर का है अथवा चावल का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हीरा। हीरा इसका सही उत्तर होगा। और एडम स्मिथ के अनुसार विनिमय जो होता है यानी आदान प्रदान इसको कहते हैं, इसकी दृष्टि से जल का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से ये सबसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि हीरा उपयोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से ये अधिक मूल्यवान है और इसे मूल्यवान का विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। ये अंतर पर मानता है और आधारित है कि केवल भौतिक वस्तुएं मूल्यवान होती हैं और सभी मूल्यों का जो स्रोत श्रम होता है, अर्थात श्रम जो है सभी वस्तुओं का कीमत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 120 नंबर। 120 की बात की जाए तो भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र जो है वन भूमि है? ये पूछा गया है प्रश्न में। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र है जो वन के रूप में यानी वो भूमि जो है वन के रूप में सृजित की गई है? तो 20% है, 23% है, 26% है अथवा 28% है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 23% है। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें 23% जो भाग है वो वन भूमि के क्षेत्र में जो है विकसित किया गया है। और विश्व बैंक के अनुसार अंतिम बार 2011 में मापा गया था ये, और भारतीय वन क्षेत्र लगभग 23.07% है। वन क्षेत्र से तात्पर्य प्राकृतिक वन क्षेत्र या रोपे गए वन क्षेत्र से है जिसमें पेड़ों की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर की है, चाहे वो क्षेत्र उत्पादक है या नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण के अलावा कृषि उत्पादन से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 121। मित्रों 121 की बात की जाए तो दूसरी परियोजना ने किसको प्राथमिकता दी है? दूसरी परियोजना जो है वो किसको प्राथमिकता दी है? तो कृषि को दी है, सेवाएं दी है, या भारी उद्योग दी है अथवा विदेशी व्यापार को दी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, भारी उद्योग को दी गई है। अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक की है, के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत भारी उद्योगों की स्थापना करते हुए भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुल 48 बिलियन रुपए आवंटित किए गए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 122। 122 में दिया गया है राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? संसद को है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को है, उच्च न्यायालय को है, या चुनाव आयोग को है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय को है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 80A के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329B के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि चुनाव याचिका सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। और वर्ष 1966 से यानी 1966 का 47वां अधिनियम जो है वो किए गए संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है 123। 123 की बात की जाए तो मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? अंडमान द्वीप समूह को, कच्छ की खाड़ी को, लक्षद्वीप समूह को, या मन्नार की खाड़ी को? तो दोस्तों इसका जवाब देना है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। बी ऑप्शन होगा कच्छ की खाड़ी। भारत सरकार ने 1982 में प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए कच्छ की खाड़ी में स्थित 110 किलोमीटर के क्षेत्र को जो है मैरीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किया है और करने की घोषणा की। ये राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जामनगर जिले की कच्छ खाड़ी में दक्षिणी तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 124। 124 देखते हैं। इसमें दिया है संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का अथवा 12 महीने का? तो इसका जवाब देना है। और मित्रों आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को देखते रहें और इसमें लास्ट में बताने का प्रयास करें कि कितना हमारा सही है। तो चलिए इसका जवाब देते हैं। प्रश्न संख्या सी का 6 महीने। 6 महीने इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के द्वारा जो राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान की गई है वो समय समय पर प्रत्येक सदन को ये याद दिलाएं कि 2 अधिवेशनों के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अतः एक वर्ष में संसद की 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए। भारत के प्रत्येक वर्ष संसद के 3 अधिवेशनों का आयोजन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा है 125। 125 देख लेते हैं। संविधान के मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? 1975 में, 1976 में, 1977 में या 1979 में? तो इसका सही जवाब देना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। 1976 में जो है संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। और 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का था, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 51 ये में 10 मूल कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है। सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर यह संशोधन किया गया और भारत के मूल कर्तव्यों की सूची पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 126। 126 देख लेते हैं। तो 126 में दिया गया है देश में छोटे किसानों को देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जो क्षेत्र हैं 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर या 2 से 3 हेक्टेयर अथवा 3 से 4 हेक्टेयर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 से 2 हेक्टेयर। 1 से 2 हेक्टेयर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और भारत के छोटे किसानों से तात्पर्य ऐसे किसानों से है यानी जो स्वामी है, पट्टेदार हैं, साझेदार हैं के रूप में हैं। इनमें से जो 1 से 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ की भूमि पर खेती करते हैं वो सीमांत कृषक कहे जाते हैं। और इनसे तात्पर्य यह है कि ऐसे किसान हैं अधिकतम जो है 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 127 देखते हैं। 127 में दिया गया है भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? सेलम है, चंडीगढ़ है, कोयम्बटूर है या नई दिल्ली है? तो मित्रों चंडीगढ़ ऐसा जो है राज्य है। चंडीगढ़ 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद निर्मित प्रथम सुनियोजित शहर था और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी वास्तुकला और शहरी डिजाइन के लिए जाना जाता है। ये सुव्यवस्थित रूप में योजनाबद्ध है और कई क्षेत्रों में विभाजित है जो आकर्षक रूप से एक दूसरे को जोड़ते हैं। प्रत्येक क्षेत्र एक पार्क और एक शॉपिंग स्ट्रीट है। 128 देखते हैं। 128 में दिया गया है 1854 से 1856 यानी 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच में, यूएसए और इंग्लैंड के बीच में, रूस और जापान के बीच में या इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। क्रीमियन युद्ध अक्टूबर 1853 के फरवरी में और 1856 इस युद्ध को पूर्वी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये युद्ध मुख्य रूप से रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन तुर्की और सार्डिनिया के मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। और ऑटोमन साम्राज्य द्वारा शासित जो है इस पवित्र क्षेत्र को युद्ध का तात्कालिक कारण ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 129। लास्ट सुपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो माइकल एंजेलो की, टिटियन की या लियोनार्डो दा विंसी की या राफेल की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। और द लास्ट सफर 15वीं शताब्दी के अंत में लियोनार्डो डी विंसी द्वारा दीवार पर बनाया गया एक चित्र है। इस चित्र में भगवान ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन करते हुए दिखाया गया है। इस कथन का सत्यापन जो है जान के उपदेश में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 130। 130 देखते हैं। यह है 12 मीर थे। तो 12 मीर कौन थे? एक एस्ट्रोनॉट थे, एक स्पेस शटल थे, एक पावर स्टेशन थे या एक प्राचीन खगोलविद यानी जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर थे? तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक प्राचीन खगोलविद थे। और बड़ा मीर एक भारतीय खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिष थे। वो 6वीं शताब्दी उज्जैन में निवास करते थे। उसे मालवा के प्रसिद्ध शासक यशोवर्मन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों के रूप में एक रत्न माना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 131। इसमें दिया गया है स्वयं अपने से बात करने वाला, आराम की नौकरी और स्वगत भाषी, निराशावादी या फिलेंथ्रोपिस्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा स्वगत भाषी। स्वगत भाषी अर्थात बी इसका सही उत्तर होगा।
और स्वागत का कथन है, स्वागत कथन यानी सौलकी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो मंच पर अपने आप ऊंचे स्वर में बात करता है या किसी आवाज़ की अपेक्षा करता है या भूल जाने का अभिनय करता है। प्राय ऐसे पात्र का प्रयोग नाटक या पात्र के आंतरिक विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 132 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है विभ्रंश घाटी बनती है दो एंटीक्लॉइड के बीच, दो भ्रंशों के बीच या अभिगत द्रोणी का कटाव या ज्वालामुखीय उद्भेदन के कारण। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दो भ्रंशों के बीच। विभ्रंश घाटी जो बनती है वो दो भ्रंशों के बीच बनती है और ये जो है विभ्रंश घाटी एक रेखीय आकृति में निम्न भूमि में है जो भौगोलिक कारणों से भ्रंश या दरार के रूप में कई पर्वत श्रेणियों और उच्च भूमि के मध्य में स्थित होती हैं। पृथ्वी की भूपट्टी को धंस जाने से सामान्यतः दरार पड़ जाती है और इस कारण इसका निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये भूप्रॉपर्टी है और ये तीन भूप्रॉपर्टी हैं, तो एक के बीच वाला अगर धंस जाता है तो ये दोनों उथले होंगे और ये धंसा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे जो घाटी होते हैं वो भ्रंश घाटी यानी विभ्रंश घाटी कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 133 देख लेते हैं। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है, चाड झील है, विक्टोरिया झील है या नस्टार झील है या टागानिका झील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नस्टार झील है। मित्रों 1958 से 1971 के मध्य मिस्र में नील नदी पर आसवान हाई डैम जो है के निर्माण के दौरान नासेर झील निर्माण किया गया था और ये विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित का अर्थ होता है कि ये मनुष्यों द्वारा यानी व्यक्तियों द्वारा बनाई गई झील है और नासेर झील ने मिस्र के मछली उद्योग के लिए विकसित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 134 देखते हैं। इसमें दिया है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, 25 हैं, 26 हैं या 30 हैं अथवा 31 हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 हैं। भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार देश में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और आरंभ में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। न्यायालय के बढ़ते हुए कामकाज को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़ाकर अब 31 कर दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो 135 है। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो कहाँ थी? उज्जैनी में थी या पुष्पकलावती या तक्षशिला अथवा राजगृह में थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला में थी। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में अशांति थी और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के उत्तराधिकारी बिंदुसार के शासनकाल के दौरान सिंध प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तक्षशिला में गड़बड़ी फैली हुई थी और उसमें विद्रोह कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को उसने भेजा था। तक्षशिला के गवर्नर जो हैं सुषमा के कुप्रबंधन को इंडो ग्रीक उपस्थिति के कारण तक्षशिला में अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 136। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? संचारण है या पार्श्विक अपर्दन यानी भूक्षरण है या अपघर्षण है अथवा द्रव्य चालित क्रिया है। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्विक अपर्दन यानी भूक्षरण है। और पार्श्विक या तिरछा मृदा अपर्दन नदी घाटी को चौड़ा कर देता है जबकि ऊर्ध्वाधर और नीचे वाला मृदा अपर्दन नदी घाटी को गहरा कर देता है। और लगातार ऊर्ध्वाधर अपर्दन के कारण नदी घाटी बढ़कर विस्तृत और उथली हो जाती है और सहायक घाटियों के विकास और घाटी के ढालों का अपक्षय होने के कारण भी नदी घाटी अपरिवर्तित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 137 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है राल यानी जिसको धूना बोलते हैं, किसका उत्पाद है? अंगूर का उत्पाद है या कोनिफेरस जिसको शंकुकारी पेड़ कहते हैं इसका है या रबड़ का पेड़ है या बरगद का पेड़ है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनिफेरस जो है यानी शंकुधारी है वो पेड़ है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। और कई पौधों विशेष से शंकुधारी पेड़ों में हाइड्रोकार्बन स्राव के रूप में प्राप्त होते हैं और ये चिपचिपे पदार्थ के लिए राल शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अन्य पौधों के अंदर ये द्रव यौगिक के रूप में पाए जाते हैं और स्राव के रूप में बाहर निकलते हैं। और चिपचिपे पदार्थ जैसे ये होते हैं सैप या लेटेक्स या लासा, जिनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 138 देखते हैं। इसमें दिया गया है नारियल का पानी है, ये तरल बीजांडकाय है या तरल मध्य फल भित्ति है अथवा तरल एंडोकार्प है या विकृत तरल एंडोस्पर्म है। तो दोस्तों इसका जवाब देना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विकृत तरल एंडोस्पर्म है ये। मित्रों, नारियल के पानी की बात की जाए तो इसमें कच्चे हरे नारियल के अंदर द्रव रूप में पाया जाने वाला जो शुद्ध स्वच्छ और नारियल जल एंडोस्पर्म होता है, वो एंडोस्पर्म पौधों के बीज का भाग है जो पौधों के विकास के लिए भोजन संचित रखता है। और प्रारंभिक विकास में ये विकास अपने प्रमाण चरण के दौरान नारियल के एंडोस्पर्म के लिए निलंबन के रूप में कार्य करता है। नारियल का पानी में शर्करा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन और फ्री अमीनो एसिड और वृद्धि को बढ़ावा देने वाले तत्व होते हैं, अर्थात जिनको लोग पाइप डाल करके पीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 139 की बात की जाए तो इसमें है बुलविश किससे भाग लेते हैं, तो लैंगिक जनन से, कायिक जनन से, खाद्य भंडारण से अथवा श्वसन से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कायिक जनन से। कायिक जनन इसका सही जवाब होगा। और पत्र कलिका एक छोटा कंद जैसा अवयव होता है जो वृद्धि करने वाले वनस्पति या प्रोही के पत्तों में अच्छे रूप से प्याज और टाइगर लिली जैसे पौधों में फूलों के डंठल में पाए जाते हैं। ये एक पुनरुत्पादक अवयव है जो वनस्पति के यानी पुनरुत्पादन में भाग लेता है। और पत्र कलिकाएं यानी जनक पौधे द्वारा भूमि पर गिरा दी जाती हैं और जड़ों के रूप में ये विकसित होकर नए पौधे का रूप धारण कर लेते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा 140 में दिया गया है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होते हैं, तो ऑप्शन दिए गए हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, सभी आवश्यक बसीय अम्ल या कोई अमीनो अम्ल नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए आवश्यक अमीनो अम्ल इसका सही जवाब होगा। जानवरों और मछलियों के मांस से प्राप्त होने वाला ये प्रोटीन प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास का प्रोटीन कहलाता है। और प्रथम श्रेणी के प्रोटीन से तात्पर्य ऐसे प्रोटीन से होता है जिसमें सभी आवश्यक 8 अमीनो एसिड विद्यमान होते हैं। और ऐसा प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन भी कहलाता है, यानी पौधों के प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन हो वो द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा है 141, उसको देख लेते हैं। 141 में दिया गया है स्तंभ यानी तना होता है प्रायः कैसा होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है या ऋणात्मक या जियोट्रॉपिक होता है या धनात्मक जो है एक कोण ट्रॉपिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती होता है ये। और ये अनुवर्तन जो है एक विशेष दिशा में वृद्धि करने से संबंधित है जिसकी दिशा का निर्धारण पौधों द्वारा उद्दीपन में की गई दिशा से किया जाता है। और जो अधिकांश तने होते हैं प्रकरण में प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें जड़ें प्रकाश के लिए आकर्षित नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 142 में दिया गया है शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ है ऊष्मारोधी सामग्रियां, आने वाली सौर विकिरण या अभिलेय सामग्रियां अथवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आने वाली सौर विकिरण इसका सही जवाब होगा। यानी टेरा रोसा लैटिन या इटली भाषा का एक शब्द है जो लाल मृदा या लाल भूमि का दूसरा नाम है। और साधारणतः शब्दों में लाल मृदा या लाल भूमि को जो है लैटिन भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। ये लाल मृदा का एक प्रकार है जो चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 143 में दिया गया है टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है गर्म क्षेत्र यानी लाल भूभाग क्षेत्र या लैटेरेटिक क्षेत्र या ध्रुवों के निकट का क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, लाल भूभाग क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 144 देखते हैं। 144 में दिया गया है ये प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणशील मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है।
इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसका ऑप्शन है संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, या ना तो संवेग है और ना ही गतिज ऊर्जा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल संवेग। केवल संवेग इसका राइट आंसर होगा। और गोली चलने और ठोस चट्टान में धंस जाने की प्रक्रिया जो है ये मुख्य रूप से पूर्णतया अप्रत्यास्थ टकराव उदाहरण है। इस प्रकार केवल संवेग बल संरक्षित होता है और संवेग बल दोनों प्रकार के टकरावों यानी प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ में संरक्षित होता है। गतिज ऊर्जा केवल प्रत्यास्थ टकराव को ही संरक्षित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 145 नंबर, उसको देखते हैं। इसमें दिया गया है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। क्या है? लैक्टोमीटर है, गलेक्टोमीटर है, या लैक्टोमीटर है, या कैल्सियोमीटर है अथवा ध्रुवणमापी है। तो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर है। दूध जो क्रीम युक्त होता है उसका घनत्व मापने के लिए दुग्धमापी लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है और ये मूल रूप से एक जलमापी उपकरण होता है जिसका प्रयोग विशेष रूप से द्रव का गुरुत्व घनत्व यानी संबंध मापा जाता है और मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो कि जल घनत्व और द्रव के घनत्व का अनुपात बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 146। मित्रों 146 दिया गया है। एक पहाड़ी पर चलते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का जो है अनुपात रखता है 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, या 1 के बराबर या उससे अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 के बराबर या इससे अधिक। और पहाड़ पर चढ़ते समय गियर अनुपात या तो 1 के समान है या 1 से अधिक होता है। और गियर अनुपात से तात्पर्य आंतरिक गियर के कोणीय वेग और बाह्य गियर के कोणीय वेग का अनुपात से है, यानी ये वाहन के इंजन के बंद होने से रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 147, उसको देखते हैं। 147 दिया गया है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है संकलन, संयोजन और आसंजन या श्रृंखला बंधन। तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रृंखला बंधन। श्रृंखला बंधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक स्ट्रिंग दूसरे के अंत में जोड़ने की प्रक्रिया है, इसको कनेक्टेंशन यानी कनेक्शन कहते हैं। जब हम ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं तो स्ट्रिंग कंटेक्स्ट जो है स्ट्रिंग लेटर्स और कंटेक्स्ट करते हैं तो कंपाइलर सिंगुलर टाइम की कंटेनेटेड हो सकते हैं और कंटेंशन जो है ये प्रक्रिया रन करने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 148 देखते हैं। 148 में दिया गया है जीवाणुवीय कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम या सूत्रकणिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूत्रकणिका। और जीवों और अन्य जो है यूकेराइटिक्स कोशिकाओं की तुलना में बैक्टीरिया कोशिकाओं के नाभिक और दुर्लभ झिल्ली बंद अवयव नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिस इनको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 149 देखते हैं। इसमें दिया गया है प्रतिरोध यानी जो आर होता है, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, एक तार में n बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है और संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये ऑप्शन है एन आर, आर अपान एन, या एन अपान आर, या आर अपान एन स्क्वायर। तो ये जो है हमारा रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, यानी आर अपान एन स्क्वायर, आर अपान एन स्क्वायर हो जाएगा। और आर जो है इसका अनुपात रूप में तार की लंबाई है। जब तार को 2 समान भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग के प्रतिरोध यानी आर अपान एन, जब तार को समांतर रूप से जोड़ा जाता है तो संयुक्त तारों के समकक्ष जो है प्रतिरोधकता होती है। चलिए इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। तो इसमें जैसे देखते हैं, जैसे दिया गया है 1/R2, 1/R2 दिया है बराबर दिया है n अपान आर, और फिर दिया है प्लस और n/R, ये जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा प्लस n/R। इसी प्रकार ये जुड़ता जाएगा, डॉट डॉट nवा जो है रेजिस्टेंस से जुड़ेगा और n बार ये जुड़ेगा, अर्थात ये हो जाएगा 1/R2, 1/R2 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर आर, n स्क्वायर आर हो जाएगा। तो इसको जब R2 बराबर निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करके R अपान n स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अर्थात R/N²। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 150। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 150 और आज का अंतिम प्रश्न है। ये देख लेते हैं। इसमें दिया गया है तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर से, थर्मामीटर से, भूकंप मापन से या बैरोमीटर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्मामीटर से। मित्रों एनीमोमीटर जो है ये वायु की शक्ति मापी जाती है, इससे वायु की शक्ति मापी जाती है, वायु की शक्ति मापी जाती है इससे। और नेक्स्ट दिया है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से मानव शरीर का जो तापमान मापा जाता है, मानव शरीर का तापमान मापा जाता है जो डॉक्टर लोग रखते हैं। और भूकंप मापन जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता, इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और लास्ट जो हमारा बैरोमीटर, इससे वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। चलिए ये आज का हमारा प्रश्न पूरा हुआ। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।